तो हेलो मेरे यारों, क्रिम्सन हार्ट 100 के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो यहाँ पर वांग था उसने यहाँ पर फेंग को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड स्लेस को चला दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से स्वॉर्ड के टकराने की आवाज़ गूंजती है और हम देखते हैं जो यहाँ पर फेंग होता है वह अपने स्वॉर्ड को वहीं पर बिक कर सीधे तेज़ी से दूसरी ओर भाग गया होता है। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से भागते हुए देख और यहाँ पर वांग के ऐसे एक्शन को देख पीछे से डू कहता है, आखिरकार क्या बात है थर्ड ब्रदर, तुम क्या सचमुच में सीरियस हो इन चीज़ों को लेकर। और यहाँ रूचेंग जो होता है वह भी काफ़ी हैरान हो चुका होता है इस एक्शन को देखकर। वह करा होता है कि थर्ड ब्रदर, आखिरकार हमें मालूम है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वह बिल्कुल भी इस तरीके का नहीं है, क्या तुम उससे इस हद तक घृणा कर रहे हो? क्या उसने ऐसा कुछ क्या कर दिया जो तुम उससे इस तरीके से मारने के लिए यहाँ तड़प रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर जो वो फेंग होता है वह बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है। कहता है कि जियांग वांग, क्या आपको सचमुच में मुझे मारना है? क्या आप यहाँ पर अपने ब्रदरहुड को, अपने भाईचारे को भूल चुके हैं? उसकी कोई परवाह नहीं है। हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर वांग डार्क लुक देते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कहता है कि चुप रहो, तुम्हारे ये शब्द ब्रदरहुड बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, इन्हें सुनकर मुझे शर्म आ रही है। और वह उसे एक घिनौनी नज़रों से देखते हुए, नीच नज़रों से देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो फांसी पर चढ़ा देना भी कम होगा, अगर मैं तुम्हारी गर्दन को यहाँ पर काट कर लटका दूँ तो वह भी बहुत ही कम होगा। तुमने जिस तरीके के काम को किया है उसे देखते हुए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही क्रूअल मौत भी दूँ तो वह भी मेरे लिए कम होगा, मैं उससे भी शांत नहीं हूँगा। लेकिन चूँकि मैं अभी भी जीवित हूँ तो मैं यहाँ पर बकाया सभी चीज़ों का हिसाब किताब करने वाला हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है, फेंग पेंग जू। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही जो फेंग जू होता है वह खड़ा होते हुए कहता है कि क्या तुम सचमुच में यहाँ पर इतने ज़्यादा सफ़र किए हो जो तुम इस तरीके का एक्ट कर रहे हो? तुम यहाँ पर शक्तिशाली बनना चाहते थे, यहाँ पर इस अवसर को हर कोई प्राप्त करना चाहता था, तो इसमें गलत क्या है? और वह भी यहाँ पर उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एरोगेंट हो रहे हो, मुझे तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है जो इस तरीके से मैं तुम्हारे इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त करूँ। यहाँ पर मैंने जो किया है अपने लिए किया है। हम देखते हैं यह सुनकर यहाँ पर वांग अपने आंखों को बंद करता है और कहता है ठीक है, चूँकि तुम इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हो, इसे नकार नहीं सकते हो, तो ठीक है आगे बढ़ो और इस समय इन चीज़ों को ख़त्म करो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वह अपनी आंखों को बंद करने के बाद एक और ग्रीटिंग करके कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपने एंसेस्टर मास्टर को बुलाता हूँ, उन्हें पुकारता हूँ, आपका स्टूडेंट जियांग वांग, जो कि यहाँ पर अपने इस गद्दार साथी को फेंग को मारना चाहता है। इसलिए मैं इस नफरत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक डेथ बैटल करवाने का आगाह करता हूँ। और हम देखते हुए एक मूर्ति की ओर यह सब कुछ देखते हुए कह रहा होता है, वह कह रहा होता है कि मैं केवल इस समस्या का समाधान यहाँ पर दाओ जजमेंट डेथ ऑफ डुअल के मदद से करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के साथ ही वहाँ सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। और वांग अभी भी कह रहा होता है कि मेपलवुड सिटी का यहाँ पर इंस्टीट्यूट नियमों को देखते हुए आप इसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी पर गद्दार लगाने का इल्ज़ाम दे रहा है और इसके साथ डेथ मेडल का भी चैलेंज कर रहा है। और यहाँ पर इस बंदे ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैंने जो किया अपने फ़ायदे के लिए किया। और यहाँ पर ये सारी सिचुएशन क्यों है आगे जल्दी पता चल जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इन चीज़ों को सुनकर जो यहाँ पर फेंग होता हुआ कहता है कि क्या तुम सचमुच में पागल हो गए हो? तुम क्या यही चाहते हो? हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से बहुत तेज़ी से हवा गुजरने लगती है और उस हवा को बहते हुए देख डू होता हुआ कहता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? और हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वह ऊपर आसमान की ओर देखता है और दूसरी ओर से फेंग भी उस ओर देखता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हवा के बीच में उड़ते हुए इनके एक एंसेस्टर, मतलब कि इस जगह के हेड जो होते हैं वह आ रहे होते हैं। और वह आते हुए इन लोगों के सामने खड़ा हो जाते हैं और उसे देखकर वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं ये क्या, ये तो ग्रैंड मास्टर है। और उसे देखकर वहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं ग्रीटिंग ग्रैंड मास्टर को। और हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका ग्रैंड मास्टर होता है वह कह रहा होता है, आखिरकार किसने यहाँ पर डेथ बैटल ऑफ दाओ जजमेंट का अनाउंसमेंट किया है? और हम देखते हैं यहाँ पर वह सामने की ओर देखते हुए कहता है कि यह इस चीज़ को यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद देखा जा रहा है, इसलिए मैं इस चीज़ को एस्टेब्लिश करता हूँ, इसका इजाज़त देता हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है मेपल सिटी के डियाओ संस्था, मतलब कि इस इंस्टीट्यूट के प्रमुख है, हेड हैं। और हम देखते हैं वह अपने हाथों में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि जेड केज राइज। और वह अपने हैंड को जैसे ऊपर की ओर उठाते हैं तो वहाँ ज़मीन पर जो पेड़ों की लता होती है वह निकलने लगती है और वह ऊपर की ओर आसमान की ओर बढ़ने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं उन लताओं को ऊपर की ओर जाते हुए देख सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बैटल एरिना तैयार हो रही होती है। और हम देखते हैं वह बैटल एरिना तैयार होकर ऊपर की ओर उठ चुकी होती है, जहाँ पर ये दोनों बंदे सिर्फ रहेंगे और आपस में फाइट करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर इस जगह पर खुद को घिरे हुए देखकर वे दोनों तैयार हो रहे होते हैं फाइटिंग के लिए। और यहाँ पर जो फेंग होता है वह अपने मन में कह रहा होता है, इसके पसीने छूट रहे होते हैं और वह कहता है कि डीन ने यहाँ पर पर्सनली तौर पर इस डेथ बैटल की मंजूरी दे दी है, मुझे यहाँ पर किसी तरीके से भागना होगा, अन्यथा भले ही मैं यहाँ पर जियांग वांग को मार दूं, लेकिन बाद में फेंगली एकेडमी जो है वह इस चीज़ की जांच करेगी और उस वक्त मैं दोषी पाया जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से इसकी आंखों की ओर एक तेज़ी से अटैक आता है, जिसे देखकर यह घबरा जाता है, क्योंकि यह भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो यहाँ पर हेड होता है इसे भागने नहीं देता है। और हेड कहता है कि नियम तो नियम है, तुम्हें अब इस जगह पर अपनी तलवार को निकाल लेना चाहिए। और हेड जो होता है वहाँ पर उस डाली का उपयोग करके इसके तलवार को इसकी ओर फेंक देता है, जिसे यहाँ पर फेंग भी पकड़ लेता है।
और जो यहाँ पर हेड होता है वह कहता है इस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करो। और यह सुनने के साथ वहाँ पर लोग कहने लगते हैं कि ये क्या। यहाँ पर जियांग वांग जो कि हमारे इस आउटर लेयर के, इस आउटर कोर्टयार्ड के मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पर आता है सबसे पावरफुल बंदों में, और दूसरे स्थान पर यह फेंग आता है। आखिरकार इनके बीच में यहाँ पर एक डेथ मैच होने वाली है। कौन जीतेगा? यह किसी तरीके का नॉर्मल फाइट नहीं है। ये लोग स्वॉर्ड को टकराएंगे और एक दूसरे को मारने के बाद ही रुकेंगे। हम देखते हैं सिचुएशनों को देखकर डू बहुत परेशान हो रहा था और कहता है कि बिग ब्रदर आखिरकार ये सब कुछ क्या है। और यहाँ पर इन सभी में से इनका जो सबसे बड़ा भाई होता है वह कह रहा होता है डीन ने यहाँ पर पर्सनली तौर पर इन सभी एक्शनों को लेना शुरू कर दिया है, इसलिए हम इन जगह पर किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वह कह रहा होता है अपने मन में, क्या तुम सचमुच में इस चीज़ को इतना हद तक धकेलना चाहते हो? तो ठीक है, मुझे इस चीज़ के लिए मजबूर तुमने खुद किया है, अब तुम इस चीज़ को खुद भुगतोगे। मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। और हम देखते हैं अचानक से अपने पास एक स्वॉर्ड स्लेस को चलाता है और छलांग मारते हुए सीधे यहाँ पर वांग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड अटैक को वांग अपने स्वॉर्ड से टकाकर रोक देता है। और यहाँ पर वांग कहता है कि कमीने, मुझे तुमसे पहले ही उम्मीद था कि तुम इसी तरीके के किसी घिनौने और बकवास चाल को चलोगे। आओ आज मैं इस अपने तलवार से तुम्हें यहाँ पर मौत के द्वार तक पहुँचाता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वो उस अटैक को करने के बाद पीछे की ओर हटते हुए कहता है कि जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी वह चीज़ है तुम्हारी यह आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट, जिससे मुझे हमेशा से ही घृणा थी। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वह अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और यहाँ पर अपने मेरिडियंस को ओपन करता है, जिसे देखकर यहाँ पर डू सारी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर अपने डाउ मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। आखिरकार कैसे? क्या ये डाउ मेरिडियंस ओपनिंग पिल जिसका इस्तेमाल करके लोग अपने मेरिडियंस को ओपन करते हैं ये ब्रदर वांग को नहीं मिली थी? तो आखिरकार यह फेंगजू आखिर अपने मेरिडियंस को कैसे ओपन कर पाया? तभी हम देखते हैं दूसरी और रुचेंग भी कहता है कि मैं सारी चीज़ों को समझ गया, आखिरकार हमारा ब्रदर इस तरीके से क्यों बौखलाया हुआ है। यह कितना बेशरम है फेंग, उस कमीने की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे थर्ड ब्रदर के मेरिडियन पिल को वह उनसे छीन ले। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वह घिनौने व्यक्ति की तरह हंसते हुए कह रहा होता है कि जियांग वांग, यदि तुम यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल में मुझसे अधिक हो, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने मेरिडियंस को पहले से ही अनलॉक कर लिया है। तुम यहाँ पर कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन तुम मेरे दाव मेरिडियंस के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हो। आज तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई को एक्टिवेट करवाने के लिए, मतलब कि इस डेथ फाइट को जारी करवाने के लिए बहुत ही बड़ा पछतावा होगा। हम देखते हैं इसके बातों को सुनकर हमारा वांग भी अपनी एनर्जी को और अपने मेरिडियंस को ओपन करते हुए इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन यह चीज़ तुम्हें होगा। इस मेरिडियन ओपनिंग पील के लिए मैंने अपने दम पर तलवारों को लेकर माउंटेन्स पर चढ़ा, खूनी लड़ाइयाँ लड़ी, अंत तक 4 बार इस हद तक घायल हुआ कि मैं मौत के कगार पर पहुंच गया था। लेकिन इस लड़ाई के दौरान मैंने कितने सारे डाकुओं को मारा, उनकी हत्या की। उसके बाद मैं उस कंपटीशन में पहले स्थान को प्राप्त किया और उस पील को हासिल किया। लेकिन तुम कमीने खूनी, तुमने यहाँ पर मुझे पॉइजन देकर अपनी जगह पर बुलाकर मेरे उस मेहनत के फल को खुद ही खा लिया। ठीक है, अब इसके परिणाम को भी तुम खाओगे और देखोगे। और हम देखते हैं यहाँ पर वांग को मेरिडियंस अनलॉक करते हुए देख फेंग तो बहुत ही हैरान हो चुका है। वो कहता है कि ये क्या, दाऊ मेरिडियंस तुम्हारे भी ओपन हो चुके हैं? और वो अपने मन में कहता है ये कैसे संभव हो सकता है, क्या मैंने पहले उससे मेरिडियंस पील तो छीन ली थी, आखिरकार ये कैसे हुआ? और फिर हम देखते हैं ये दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने स्वॉर्ड को टकराते हैं और एक दूसरे की ताकत को जांच करते हैं और अपनी तलवारों को एक दूसरे के साथ टकराते हुए पीछे की ओर हटते हैं। और पीछे की ओर हटकर यहाँ पर जो फेंग होता है वह कहता है आखिरकार मैंने यहाँ पर देख लिया, मैंने तुमसे पहले अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया था, आखिरकार तुम यहाँ पर कब तक ही टिक सकते हो? और हम देखते हैं यहाँ पर कुछ स्लैश अटैक्स इसके ऊपर भी लगे हुए होते हैं, फिर भी यह गुस्से में कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर शांत होने की आवश्यकता है। मेरी जो मेरिडियंस है वह पहले ही 57 दिन पहले ही मैंने अनलॉक किया था, जिसकी वजह से मेरी मेरिडियंस की जो पिल है उसे अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया है और उसे अवशोषित करने के बाद अपने अंदर काफ़ी एनर्जी को भी इकट्ठा किया है। बस मुझे यहाँ पर इस लड़ाई में टिके रहना है, वह मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। और हम देखते हैं दोनों आपस में स्वॉर्ड को टकराने लगते हैं और टकराते हुए कहता है कि यहाँ पर फेंग आओ मेरे इस टेक्निक के साथ अपने कदम को मिलाओ। और ये दोनों ही इसी तरीके से स्लेश अटैक्स टकराए जा रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे होते हैं और इन सारे सिचुएशनों को पीछे से बस हेड देख रहा होता है। और यहाँ पर जो डू होता है वह गुस्से में कर रहा होता है थर्ड ब्रदर उस कमीने फेंग को जिंदा मत छोड़ना, उससे किसी तरीके से हारना मत। और हम देखते हैं यहाँ पर रुचेंग भी कहता है कि थर्ड ब्रदर के दाऊ मेरिडियंस बहुत ही ज़्यादा अजीब मुझे महसूस करा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड टकराकर पीछे की ओर हट चुके होते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा वांग होता है वह बिना देखे बिना रुके बस अपने तलवार को लेकर उसे मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। और इस मौके को देखकर फेंग कहता है मुझे जैसे उम्मीद थी उसके जो दाऊ मेरिडियंस है वह ज़्यादा समय तक नहीं हुई हैं उन्हें ओपन किए हुए, इसलिए वह इस तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहा है। मुझे यहाँ पर बस खामोशी से इस अवसर का फ़ायदा उठाना है। और वह सीधे अपने तलवार को लेकर वांग के पेट की ओर बढ़ा देता है और उसके पेट के अंदर कसकर एक अटैक मार देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पेट के आर पर उसकी शोट हो चुकी होती है। और यहाँ पर हंसते हुए वह कह रहा होता है कि
मैं तो यहाँ कब से तुम्हारे इसी एक का इंतजार कर रहा था थर्ड ब्रदर। आखिरकार तुम यहाँ पर अब और लंबे समय तक टिक नहीं सकते हो। बट हम तभी देखते हैं यहाँ पर जो हमारा हीरो वांग होता है वह अपने स्वॉर्ड के एक रोटेशन स्वॉर्ड अटैक को चलाते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें अभी मारना है, यहाँ और कौन टिकने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने जिस रोटेशन टेक्निक का उपयोग किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फेंग ने जिस हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ा होता है तो यहाँ पर उसे हाथ और स्वॉर्ड दोनों को एक साथ काट देता है। और हम देखते हैं अपने हाथ को कटते हुए, अपने स्वॉर्ड की मुट्ठी को कटते हुए देख वह जोर की चीख मारता है। तभी यहाँ पर जो वांग होता है अपने कदमों को जमाता है और तेजी से उसे मारने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और उसके छाती पर अपनी हाथ के की से बहुत ही ज्यादा तेज तगड़ा अटैक देता है, जिसकी वजह से फेंग की जो चेस्ट की हड्डियां होती है वह चूर चूर हो जाती है और वह दूर की ओर जाकर सीधे गिरता है। और हम देखते हैं वहां पर वह उस अरीना से नीचे की ओर गिर पाता है। उससे पहले ही वह जो वहां पर लताएं होती हैं वह उसे पकड़ लेती हैं और ऊपर की ओर घसीट कर ले आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वांग होता है वह अपने पेट के बगल में जहाँ पर स्वॉर्ड गड़ी होती है उस स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि जब मैं 57 दिनों तक और रातों तक हर समय इस दृश्य का कल्पना कर रहा था तो मैं उस समय कड़ी मेहनत कर रहा था। आखिरकार मेरी वह सपना अभी पूरा हो रही है। और हम देखते हैं जो यहाँ पर फेंग होता है वह खून की उल्टी करते हुए खांसते हुए अपने मन में कह रहा होता है, बेवकूफ़, मैं सचमुच में बेवकूफ़ हूँ। उसने मुझे यहाँ पर लुभाने के लिए अपनी कमजोरी को दिखाया ताकि मैं उस पर हमला कर सकूँ और उसके जाल में फंस सकूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर वांग अब उसके स्वॉर्ड को बीकते हुए कहता है, अब अंततः मैं यहाँ पर अपने बदला को ले सकता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वह काफ़ी डर चुका होता है। वह कह रहा होता है, थर्ड ब्रदर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आखिरकार तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। देखो तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। और हम देखते हैं वह पीछे की ओर घबराते हुए हट रहा होता है, लेकिन तभी वो पीछे नीचे और देखता है जहाँ पर खाई बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हेड होते हैं, एल्डर होते हैं, उन्होंने जो अरीना बनाई है वो उस जगह से बहुत ही ऊंची जगह पर बनाई है अपनी लताओं का उपयोग करते हुए। और अपने आप को ऐसी सिचुएशन में देखकर जो फेंग होता हुआ कर रहा होता है, डीन आखिरकार आप मेरी मदद की नहीं कर रहे हैं। मैं फेंग फैमिली का एकमात्र वंशज हूँ। मैं यहाँ पर मेपलवुड सिटी का सबसे प्रमुख 3 फैमिलियों में से आता हूँ। आप ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। तो हम देखते हैं डीन कर रहा होता है उसे घूरते हुए कि नियम तो नियम है भाई, क्योंकि यह एक डेथ मैच है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह तभी खत्म होगा जब तुम दोनों में से कोई एक मारा जाता है या फिर तुम्हारे मारने वाले के हाथों में तुम्हारी लाइफ है। जो चाहे वह तुम्हारे साथ यहाँ पर कर सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर वांग को जो कि इसकी ओर बढ़ रहा होता है तो उसे अपने सामने देखकर फेंग कहता है कि थर्ड ब्रदर प्लीज़ मेरे यहाँ पर पहले तो स्पष्टीकरण तो सुनो, एक्सप्लेनेशन तो सुनो, मैंने ये क्यों किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर वांग कहता है कि बोलो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये चीख चीख कर कहने लगता है कि हमारे फेंग फैमिली पिछले 20 वर्षों से एक भी ऐसा कल्टीवेटर पैदा नहीं किया है जो अर्थ एंड हेवन के इस द्वार को खोल सके, अपने मेरिडियंस को ओपन कर सके। धीरे धीरे कर कर हमारी फैमिली की जो ताकत वह खत्म हो रही है। मेरा जो दिव्यांग बाप है वह अपनी हार्दिक आशाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ मेरा इंतजार कर रहा था जब मैं अपने मेरिडियंस को यहाँ पर अवेक कर कर इनर कोर्टयार्ड में जा पाता। लेकिन तुम्हारी जैसे बंदे की यहाँ पर एंट्री होती है जो कि एक आउटर एरिया से आया है और कि यहाँ पर इस एकेडमी का स्टूडेंट बनता है और बहुत ही तेज़ी से सभी को सरपास करते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाता है और आखिरकार मेरिडियन पील को भी जीत लेता है। और मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की। और वह यहाँ पर और भी पागलों की तरह बौखलाते हुए घूर कर देखते हुए कहता है, हाँ मुझे खेद है कि मैंने तुमसे उन पील को छीन लिया उस रात, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई भी पछतावा नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अभी सुरक्षित हो और मैं भी यहाँ पर सुरक्षित हो, तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर माफ़ कर दो। और इसके इस तरीके के अजीब से घिनौने एक्सप्लेनेशन को सुनकर वांग जो होता है यहाँ पर अपने तलवार को ऊपर की ओर उठाता है और उसके चेस्ट पर गाड़ते हुए कहता है, माफ़ी अब तुम्हें हेवन में जाकर मिलेगी। और हम देखते हैं उसे मारने के साथ ही जो फेंग होता है वह बस कराते हुए वहाँ पर मर जाता है। और उसे मारने के बाद वांग करा होता है, यदि मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तुमने इन 57 दिनों तक मुझे किस हद तक किस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में रखा और जितने निराशा में डाला उसका क्या मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। और फिर वह सामने की ओर देखते हुए कहता है, आखिरकार अब तुम शांति से यहाँ पर आराम कर सकते हो। और उसे मारने के साथ ही अचानक उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है अपने मेरिडियंस में। और वह कहता है कि मेरी दाव मेरिडियंस अचानक से बहुत ही ज़्यादा चुस्त हो चुकी हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं। और वह अपने इनर वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर वह अजीब से मेरिडियंस के लड़ों को, अपने तारों को रेंगते हुए देखता है। वह कहता है और अपने सामने केंचुओं को देखकर वह कहता है कि ये केंचुआ, ये अर्थ वॉर्म क्या मेरे दाव मेरिडियंस की सोल है। और हम देखते हैं वह जो अर्थ वॉर्म होती है वह यहाँ पर बहुत ही ताकत लगाकर अपने मुंह से 2 पिलों को निकालती है और वह थक जाती है। और यहाँ उन्हें पिल को देखकर यहाँ पर वांग कहता है कि ये क्या मैं इन्हें क्या समझूं, ये चीज़ें क्या हैं, क्या यह मेरी डाओ मेरिडियन थी जो कि यहाँ पर इस बैटल के दौरान अपने मौलिक डाओ को, अपनी क्यूआई को बढ़ा चुकी है और इससे मुझे एनर्जी दे रही है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वह फिर रियल वर्ल्ड में आता है और जागता है और यहाँ पर इस तक आवाज़ आ रही होती है, जियांग वांग। और हम देखते हैं इस आवाज़ को यहाँ पर हेड ने किया होता है और हेड यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मेरे पीछे आओ और जिंगसी तक चलो और बाकी सभी लोग यहाँ से अब जा सकते हैं। और हम देखते हैं वांग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर फेंग की गवाही जो मैंने सुनी और साथ में तुमने यहाँ पर उस सर्वेंट के द्वारा छोड़े गए
कबूलनामा पर उसके हस्ताक्षर करके रखवाए हैं। इनके अलावा तुम्हारे पास और कोई सबूत नहीं है ना? तो यहाँ पर वांग करा होता है, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में बस इतना है कि स्वाभाविक तौर पर मुझे उसे मारना था और उसके स्पष्टीकरण को यहाँ पर सभी के सामने लाना था कि उसने जो मेरे साथ किया। तो यह सुनकर यहाँ हेड कहता है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी डेयर है। तुमने यहाँ पर डाओ कोर्ट की फैसला का इंतजार भी नहीं किया और सीधे आकर उसे डेथ मैच के लिए चैलेंज कर दिया और लापरवाही तरीके से उसे यहाँ पर मार डाला। तुम तो यहाँ पर कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर सकते थे उसके खिलाफ सबूतों को देकर। तो ये सुनकर वांग कहता है कि मैं जियांग वांग इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद हमारे इनर कोर्टयार्ड का जो जाने वाले स्टूडेंट्सों का चयन होने वाला है, प्रतियोगिता होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो फेंग है वह पहले से ही अपने डाउ मेरिडियंस को ओपन कर चुका था, इसलिए वह निश्चित तौर पर डीन का स्टूडेंट बनने में सक्षम होता और इनर कोर्टयार्ड में चला जाता। और उसके बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मैं डीन के किसी स्टूडेंट को मार सकूं। जब तक वह आउटर कोर्टयार्ड का हिस्सा था तब तक मैं उसे खत्म कर सकता था, मुझ में इतनी साहस थी। हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर डीन कहता है कि ठीक है, फेंग यहाँ पर मारा जा चुका है और तुमने यहाँ पर अपनी स्पष्टीकरण दे दी है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ, वह अगर तुम्हारा मेरिडियन ओपनिंग पील खाया था तो तुमने अपनी मेरिडियंस को किस तरीके से अनलॉक किया, इसके पीछे क्या कारण है? यह सुनकर वांग यहाँ पर कहता है कि जी हाँ, मैं आपको इन सभी चीज़ों को बताता हूँ। यह दरअसल हुआन टेम्पल से शुरू हुआ है और वह सारी कहानी बताता है कि वह वहाँ पर पॉइजन देकर बीत दिया गया था उसे और वह कई दिनों तक वहाँ पर मरे हालत में पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पर अचानक से कुछ बंदों की एंट्री होती है जो आपस में लड़ाई कर रहे थे और वे काफ़ी पावरफुल लोग थे जो कि अपने अपने दूसरे को एसिस नाम से बुला रहे थे। और उनके फाइट के दौरान ही वहाँ पर एक ग्वांगली नाम का बंदा था जिसकी वहाँ पर मौत हो गई और उसके बॉडी के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके उन टुकड़ों के अगल बगल से ही मुझे वहाँ से वह पिल मिली जिसे खाने के बाद मैं अपने आप को वहाँ पर किसी तरीके से जिंदा बचा पाया। अगर आप चाहें तो सबूत के तौर पर मैंने उनके लाशों को वहाँ पर दफना कर रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये अपने मन में करा होता है कि इन सभी चीज़ों को डीन ने तो ज़रूर ही नोटिस किया होगा, आखिर उनके एरिया के अंदर इतना बड़ा फाइट हुआ है तो इन चीज़ों को वे पहले से जानते होंगे, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन चीज़ों को सुनकर गुस्से में डीन यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि ये उन लताओं को रिलीज करते हुए कि आखिरकार यहाँ पर ऐसी जगह पर मेरे नेशन के अंदर घुसकर इस तरीके से मारपीट करना उनकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर डीन नाटक कर रहा होता है ताकि दूसरे बंदों को ना पता चले, लेकिन यहाँ पर वांग कुछ भी नहीं कहता है और वह खामोश रहता है। तो यहाँ पर डीन कहता है ठीक है, तुमने यहाँ पर अपने स्पष्टीकरण दे दी है कि तुमने अपने मेरिडियंस को कैसे ओपन किया है, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो और अपने आप को अभी भी इस स्कूल का, इस एकेडमी का स्टूडेंट बुला सकते हो। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि थैंक यू डीन। और यह कहने के साथ ही वो वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है और जैसे बाहर की ओर वह आता है, बाहर से भी ग्रीट करते हुए पीछे की ओर आ रहा होता है। तो यहाँ पर 5th ब्रदर रुचेंग की एंट्री होती है और वह कहता है कि थर्ड ब्रदर, और उसे सामने आते हुए देखकर वहाँ कहता है कि रुचेंग आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर कहाँ है? तो यहाँ रुचेंग कहता है कि जो फर्स्ट ब्रदर थे वह यहाँ पर फेंग के बॉडी को लेकर गए हैं, वह कह दे रहे थे कि वे फेंग की फैमिली को उसकी बॉडी को भेज देंगे, लेकिन जो सेकंड ब्रदर थे वे कहाँ गायब हो गए पता नहीं। यह सुनकर यहाँ पर वांग कहता है कि मुझे मालूम है वह जरूर शराब पीने के लिए गया होगा, हालांकि यहाँ पर उसकी भी इन चीज़ों में कोई गलतियाँ नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो रुचेंग होता है उसे धकेल कर लेते हुए कर होता है, अरे यार तुम बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हो, उस जैसे क्रूरल व्यक्ति को यहाँ पर मौत की ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं तो कहता वो भी बहुत ही कम थी जो अपने ब्रदरहुड को, अपने भाईचारे को इस तरीके से खत्म करते हैं, उन्हें तो 3 बार मारना चाहिए, वो भी बीच चौराहे में। इसलिए तुम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से आगे की ओर चलो, हम अपने जो उस मनपसंदा जगह पर जाकर उस फूलों वाली शराब को पीते हैं, मुझे वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग करा होता है, अरे जरा धीरे धीरे, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे धकेलो मत। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वह थका हुआ लग रहा होता है, वह कहता है कि मैं सचमुच में बहुत ही थक गया हूँ, अब मुझे वापस जाकर अपने रूम में आराम करना है, मुझे इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो यह सुनकर रुचेंग कहता है ठीक है और वह अपने फ्रेंड को ओपन करता है और दूसरी ओर पलट कर जाते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर अकेले लगता है जाकर मिस मियाऊ से मिलने वाला हूँ। तो यह सुनकर यहाँ पर वांग को कहता है उसकी ओर देखते हुए ठीक है आगे बढ़ो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम जा सकते हो। फिर हम वांग को देखते हैं जो कि अपने कमरे के पास पहुँच चुका होता है और अपने गेट के सामने खड़ा होकर रुक जाता है और वह अपने मन में कहता है, पलक झपकते ही सब कुछ अचानक से मानो जैसे बदल गया है और वह अपने दरवाजे को खोलता है और अपने सामने उस सीन को याद करता है जब इनके बीच में कोई भी मैटर नहीं हुआ होता है। और यहाँ पर फेंक करा होता है कि वह ध्यान दो लवली बॉय, मैं तुम्हारे रुमाल को लेकर अपने तलवार को पोंछ रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ ना? और यहाँ पर डू करा होता है, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह काफ़ी हाई लेवल का रेशम का कपड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी ओर से रुचेंग कर रहा था, हम तुम्हें मालूम है कि तुम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महक रहे हो, मुझे अपने आप से दूर करो। और यहाँ पर रुचेंग कर रहा होता है ठीक है तुम बहुत ही ज़्यादा उसे इस्तेमाल मत करना, उसके बाद मैं उससे अपने पंखे को भी साफ करने वाला हूँ। और इनकी बातों को सुनकर यहाँ पर इनका बिग ब्रदर करा होता है, ठीक है तुम्हारा बड़ा भाई इस रुमाल को साफ करने में तुम्हारी मदद करेगा वांग।
और यहाँ पर लिंक करा होता है ऐसी सिचुएशन में कि डू तुम्हें थोड़ा सा हम्बल बनना चाहिए, तुम रुचेंग को चोट पहुंचा दोगे, उसे ज़्यादा मत दबाओ। और यहाँ पर देखते हैं रुचेंग भी कह रहा होता है हाँ मुझे जाने दो, तुम बदबूदार पहलवान, यहाँ पर तुम्हारे शरीर से पसीने निकल रहे हैं, उन्हें कितने महक रहे, तुम कितने दिन से नहीं नहाए हो। तो यहाँ पर डू कह रहा होता है मैं तो बस 3 दिन से नहीं नहाया हूँ, तुम्हें तो असली मर्द बनना चाहिए, यही असली मर्द की पहचान है। और दूसरी ओर से हम देखते हैं फेंग हंसते हुए और अपने तलवार को पहुँचते हुए कर रहा था ही। और हम देखते हैं इन सारे सिचुएशनों को याद करते हुए जो यहाँ पर वांग होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और वह कहता है कि अब मैं पीछे बिल्कुल भी पलटकर नहीं देख सकता हूँ, वापस से उस रास्ते पर लौटकर नहीं चल सकता हूँ। और इसके इसी इमोशनल भरे सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। अगर तुम्हारा कोई ब्रदर तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन में ऐसा हाल करता तो तुम उसके साथ क्या करते, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वांग ने यहाँ पर ठीक किया या फिर नहीं। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये एपिसोड कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।